जब केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक मंच पर कई ट्रेड यूनियन साझा मोर्चा बनाकर बंदी का ऐलान करे, तो यह समझना जरूरी है कि श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते, चाहे वो उनके शोषण की हो, चाहे उनकी मजदूरी की हो, चाहे उनकी सुरक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, इनकी समस्याओं का समाधान क्या हर बार आंदोलन से ही होगा? इस वक्त यहाँ मौजूद हैं एटक ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं 3 बार विधायक रहे श्री रविंद्र कुमार जी। आप तो लंबे समय से ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। ऐसा कब लगा कि हमें कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों, श्रमिकों के लिए कुछ करना है? देखिए, मैं तो यहाँ नौकरी करने आया था। मैं नौकरी किया भी करीब 1 साल। 1 साल पूरा होने में 1-2 दिन जब बचा हुआ था, तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब कारण मैं क्या बताऊं? जब निकाल दिया गया तो AITC के उस समय नेता थे चौथाराम मिश्रा। उन्होंने मुझसे कहा, बैठे क्या करते हो, कुछ यूनियन का काम कर दो। मैं भी बता दूं कि मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पारिवारिक स्थिति। मेरी मां नौकरी करती थी कोयला खदान, कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना था, पाथरडी हेडक्वार्टर, और उसी के चलते मुझे कोयला खदान आना पड़ा। मेरी माँ यहाँ भी नौकरी की है, बुरकुंडा में। आपको नहीं मालूम होगा, बुरकुंडा में था ना, किरेस हाउस ने वेलफेयर इंस्टीट्यूट। तो मैं आया हूँ यहाँ बावन वगैरह में, और उसी के चलते, माँ के चलते मुझे कोयला खदान आना पड़ा। नौकरी शुरू की, चली गई। मजदूरों को कोशिश मेरी है कि दूसरी खदानों में नौकरी करूं। बहुत से प्राइवेट खदाने थे यहाँ, के सिरका, कितना नाम ले आपको। मैं जहां जहां गया नौकरी मांगने के लिए, किसी ने मुझे नौकरी नहीं दिया, बल्कि एक मालिक ने कहा कि कंडक्ट सर्टिफिकेट दो। मैंने कहा, भाई कंडक्ट क्या होता है? तो जहां नौकरी करते थे उससे लिखा कर, और कंडक्ट बढ़िया रहता तो नौकरी से ही निकाल देता। एनीवे, कुल मिलाकर कहीं किसी ने नौकरी मुझे नहीं दिया। इस बीच में चौथाराम मिश्रा के कहने से मैंने शुरू किया सियाल में उस समय 63-64 में एक ही यूनियन थी INTUC की, और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, संगठन नहीं था। चौथाराम मिश्रा जी उसमें क्या थे? AITC के लीडर थे जी। बाद में वो भी प्रेसिडेंट हुए AITC के। कब की बात है? मैं बता रहा हूँ 63-64 की बात जी। कोयला खदान के मजदूरों के नेता थे। बाद में चल के वो भी MP हुए, वो भी मंत्री हुए, कृषि मंत्री, और अभी नहीं रहे। तो उन्हीं के कहने से, क्योंकि उनसे मेरा संबंध बहुत पुराना था, मेरे पिताजी के साथ थे वो, इसलिए मैं उनसे मिला उला करता था। तो उन्होंने कहा, भाई कुछ करो, बैठ के क्या करोगे? शुरू किया सियाल से मजदूरों को संगठित करना। अब जितना शुरू किया, जितना मैं आगे बढ़ा, उतने में गहरे में चलता चला गया। मैं सोचता था नौकरी करूं, मगर परिस्थिति ने नौकरी नहीं करने दिया, तो मैं कोयला मजदूरों को संगठित करने लगा। आपको भी बताऊं, हजारीबाग जिला में कोई सी कुंजरी नहीं होगी जहां लाल झंडा का संगठन नहीं बना होगा, कोई सी कुंजरी। उसी तरीके से रांची जिला, उसी तरीके से पलामू जिला, सारे जिला में जितनी कुलरियां थी कोयला खदान की, सबों में लाल झंडा का संगठन बनाया, मजदूरों को संगठित किया, और उसमें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो अलग सवाल है। हमने तो सुना था कि आपने घर घर अखबार भी बांटा करते थे उस दिन। अब मैं आ रहा हूं ना, इसी बीच में जब हमको समय मिलता था तो कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार निकलता था, साप्ताहिक। उस साप्ताहिक को मैं बांटता था
सियाल से रेलवे कॉलोनी पतरा तो PTPS होते हुए बरकुंडा में बांटता था। मैं अखबार बांटता था और अखबार बांटते बांटते मैं नेता हो गया। आपको क्या बोलूं इससे ज्यादा। इतने नहीं, मैं अनेकों बार जेल भी गया, अनेकों झूठे केस लगे हम पर, मगर किसी केस में मुझे सजा नहीं हुई आज तक। सब में मुझे रिहाई मिल गई। मैं 71 में बांग्लादेश वार, बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ उसको क्या बोलते हैं, कौन आर्मी, कौन भुला रहा हूं नाम, उसमें भी मैं बांग्लादेश बॉर्डर पूर्णिया में गया और वहां के लोगों को, मैं एग्जैक्ट नाम भुला रहा हूं जस्ट अभी, गुरिल्ला कहिए जो भी हो, वहां के लोगों को कुछ नहीं आता था। तो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कैसे होता है यह मैं उन्हें ट्रेनिंग दिया। 71 जब बांग्लादेश में गृह युद्ध शुरू हुआ और एक रात में जब मैं ब्लास्टिंग किया उनको समझाने के लिए, तो आसपास के सारे लोग बोलने लगे क्या हो गया, डकैत आया, यह आया। मगर सौभाग्य की बात ही थी, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में को आजाद करने के लिए घोषणा कर दी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो मैं वहां भी गया और क्या बतलाऊं, मैं अनेकों लड़ाई लड़ी। क्या लगता है सर, उस समय जो आप लोगों के लिए, मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ते थे और आज जब मजदूरों के लिए आप डिमांड के लिए सड़क पे आते हैं, तो दोनों में क्या, कितना अंतर फासला है कि आज के परिवेश में और उस वक्त क्या अंतर है? देखिए, पहले तो यूनियन 1 या 2 यूनियन थी, INTUC थी, बाद में AITUC हम लोगों ने बनाया कोयला खदान में, इधर जिन जिलों की चर्चा करा। आज यूनियन के भरमार क्या बोले, अनेकों यूनियन है, 8, 10, 20 यूनियनों की कहो। अब इसके चलते मजदूरों में थोड़ा सा फूट हुई है, डिवीजन हुआ है, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। उस किस्म की लड़ाई नहीं हो पाती है। फिर परिस्थिति में भी चेंज हुआ। परिस्थिति में चेंज यह हुआ कि कोल इंडिया के जो मजदूर हैं, आज उनको एक अच्छी तनख्वाह मिल रही है, एक अच्छी सुविधा भी मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद भी उनको सुविधा है। तो परिस्थिति में भी परिवर्तन हुए और इसी बीच में निजीकरण का दौर शुरू हो गया है कोयला खदान में भी। मैं यदि यह कहूँ कि पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसकी लड़ाई कोयला मजदूर लड़े थे, हम लोग भी लड़े थे, और आज दी राष्ट्रीयकरण, अब गाड़ी उल्टी दिशा में शुरू हो गई है। अब निजीकरण के खदानें एक से एक खुलने शुरू हो गई, तो निजीकरण का असर भी कोयला मजदूरों के ऊपर पड़ा है, अंतर हुआ है। अब निजीकरण के मजदूर लड़ना नहीं चाहते, लड़ना इसलिए नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत है उनके सामने कि जब वे संगठित होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और नौकरी के माया मोह में फंसे रहते हैं। और जब नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है अभी ट्रेड यूनियन में, वह है बेरोजगारी। मजदूर सोचते हैं हमको नौकरी से निकाल देगा, हमको कहाँ नौकरी मिलेगी, हम बेकार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी ट्रेड यूनियन आंदोलन में आज की तारीख में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ट्रेड यूनियन तो एक श्रमिकों के संगठन पे चलता है, तो ऐसा क्या लगता नहीं है कि आजकल श्रमिक भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा अविश्वास अपने नेता के प्रति उनका ज्यादा हो गया है और वो भागते जा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मजदूरों का नेताओं पर विश्वास है और मजदूर संगठन मजदूरों पर विश्वास करता है, मगर समस्या यह है कि बहुत से मजदूर संगठन हो गए हैं,
तो उसमें मजदूरों में फूट हो गया एक तरह से। आप जैसे कि काफ़ी मजदूर से हमने बात भी किया था, ऐसा लगता है कि आप कुछ जो उनकी मांगे होती है वो लंबे समय से यूनियन लड़ रहे हैं, जैसे पेंशन की मांगे बढ़ोतरी के लिए, या फिर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं उनका, या सुरक्षा को लेकर। तो प्रबंधन पर क्या दबाव आप लोगों का नहीं बन पाता है, जिसके चलते वो विश्वास उन पर पैदा हो रहा है? देखिए, प्रबंधन के दबाव से ही कोयला मजदूरों को एक बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रहा है, बहुत अच्छी तनख्वाह। प्रबंधन के दबाव और उन यूनियनों के साथ समझौते जो हुए हैं, उसके साथ आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो मजदूर रिटायर कर गया, उनके लिए भी स्वास्थ्य की चिंता हम लोगों ने की है। और 40,000 रुपया मजदूर, 18,000 रुपया प्रबंधन के द्वारा हम लोगों ने एक फंड बनाया, और उसमें 25 लाख तक की आपको सुविधा मिलेगी। ये पहले कोयला खदान में नहीं था, अभी 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 हो गया है। हजारों मजदूर इसका फायदा ले रहे हैं, क्योंकि लाखों के ही ले रहे हैं। संभावना है फंड ही कहीं नहीं खत्म हो जाए। हम लोग चिंतित हैं कि फंड को खत्म नहीं होने दिया जाए, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं, और कोई उपाय निकालने के लिए कटिबद्ध है। उसी तरीके से पेंशन, बाकी पेंशन की बात छोड़ दीजिए, भारत सरकार का पेंशन, ओपीएस पुराना पेंशन स्कीम, यू पेंशन स्कीम, सारी बात छोड़ दीजिए। कोयला खदान में अलग पेंशन स्कीम है, और कोल इंडिया के मजदूरों को वह पेंशन मिलता है, कर्मचारियों को, अफसरों को भी मिलता है। उस पेंशन की भी राशि पर संकट छाया हुआ है। हम लोगों ने प्रबंधन से बात करके, पेंशन में अभी 7% मजदूर का 7% मालिक दे रहा है। इसे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि रिटायर्ड ज्यादा हो गया और नौकरी करने वालों की संख्या कम हो गई, तो पेंशन की राशि में कमी आ गई है। तो हम लोगों ने कोल इंडिया से बात करके 10 रुपया पर टन दिलाया कोयले का, जितना उत्पादन होता है 10 रुपया पर टन दो। उससे भी लग रहा है कि पेंशन मद में कमी आ गई है। हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अभी सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक है 22 तारीख को, उसमें एक एजेंडा है। हम उसमें भी बात करेंगे कि पेंशन चलता रहे, फंड की कमी नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा। हम लोग बैठ कर बात करने वाले हैं 22 को। देश में तो बहुत सारे यूनियन हैं, तो ऐसे में एक दूसरे से सामंजस्य कैसे आप बैठाते हैं? क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको तो हर जगह जाना है, तो फिर कैसे सामंजस्य होता है? देखिए, देश में पिछले 10 वर्षों से, या उससे ज्यादा कहिए, जितनी भी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी है, उसमें 11 हैं। एक को छोड़ दीजिए, बीएमएस को, 10 ट्रेड यूनियन संगठन हम एपेक्स लेवल में, शीर्ष स्तर पर हम एक साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, मजदूरों की समस्या के बारे में बात करते हैं, और अपनी रणनीति तय करते हैं। और अभी तो एक नई बात और हो गई है कि मजदूर संगठन के साथ साथ किसान भी आ गए हैं, जो पहले नहीं था। अभी हम लोगों ने मजदूर और किसान की एकता पर जोर दिया है, और दोनों मिलकर के ही हम लोगों ने 22 तारीख को आंदोलन किया था, हड़तालें की थी, ग्रामीण भारत बंद हुआ था। तो एक नई बात हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर लेवल में, शीर्ष स्तर पर एक हो, पर उसका नीचे स्तर तक आते आते थोड़ा सा असर घट जाता है। दिल्ली में जो असर है, बुरगुंडा में नहीं, थोड़ा घट जाता है। यही सबसे बहुत जरूरी है कि जब एकता बने तो नीचे से ऊपर तक जो फैसला हो, उसको नीचे से ऊपर तक लागू करें। अब बहुत से नेता हैं, अपने को नेता कहते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। अब वही लोग थोड़ा बहुत दाल भात में कंकल हैं। जो मजदूर होते हैं, ज़्यादातर जो आपके पास इर्द गिर्द या आपके ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए हैं, ये कौन सा मांग लेकर आप तक ज़्यादा आते हैं? उन लोग क्या आशा रखते हैं? मैंने आपसे कहा ना, उनके आम मांगे तय हो गई है। अब व्यक्तिगत मांगे हैं, व्यक्तिगत मामला है।
इंडिया के मजदूर हैं उसकी बात कर रहा हूं। और अब उनकी आम मांगे नहीं रही, अब खुदरा मांग है। किसी को क्वार्टर चाहिए, किसी को पानी की दिक्कत है, किसी को अस्पताल में डॉक्टर ठीक से केयर नहीं करता है, यही सब खुदरा मांगे हैं। उसको हम लोग टैकल करते हैं, उसका हम लोग समाधान निकालते हैं। तो आप बोलते हैं प्रबंधन मान जाती है, जो जायज बात है वो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो जाएगा कहाँ है, माननी ही पड़ेगी, ध्यान मानना पड़ेगा। और जो ठेका पे है उनके बारे में क्या, क्योंकि उनकी न्यूनतम मजदूरी के बारे में तो आप लोग शुरू से लड़ते रहे हैं। दो बात, एक तो हुआ कोल इंडिया का मजदूर, दूसरा हुआ ठेकेदारी मजदूर। ठेकेदारी मजदूरों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, बहुत खराब। और आज से करीब 12 साल पहले हमने जब ठेकेदारी मजदूरों की मजदूरी के बारे में बातें उठाई तो हमारे 32 आदमी पर केस हो गया 11 में, और आज भी वो केस मैं झेल रहा हूं। मैं ठेकेदारी मजदूरों के लिए जेल भी गया और 40 रोज जेल में रहा। उसके बाद मेरे और दूसरे साथी जेल गए जो 70 दिन 69 डेज जेल में रहे। तो ठेकेदारी मजदूरों की मजदूरी को लेकर के, समस्याओं को लेकर के हम लोग चिंतित हैं, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर ठेकेदारी मजदूरों का जो मैंने पहले कहा आपसे, जो बेकारी का प्रश्न है उसको लेकर के इतने डरे हुए रहते हैं और ठेकेदार उसको संगठित नहीं होने देता है, संगठित होने पर उसको नौकरी से निकाल देता है। ऐसी परिस्थिति में हम बहुत जोरदार लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उसमें लड़ाई में कमी है, क्योंकि बेकारी है। लोग 10,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार है। मेरे पास बराबर लोग आते हैं नौजवान, वो किसी ठेकेदारी में लगा दीजिए, और जबकि हमने तय किया है पहली बार कोल इंडिया में हाई पावर कमेटी बनी और उसने एक मजदूरी के दर तय की है। आज की तारीख में करीब 29-30 हजार रुपये, क्या 29-30 हजार रुपये पर मंथ मजदूरी मिलनी चाहिए, जो कहीं मिलता है, ज्यादातर जगहों में नहीं मिलता है। यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके साथ ज्यादा से ज्यादा मजदूर जुड़े रहें, वो विश्वास करें, इसके लिए आप लोग क्या काम करते हैं? कैसे आप लोग की मीटिंग होती है? कैसे उन लोगों को आप आकर्षित करते हैं? अरे उनकी मीटिंग करते हैं, उनको विश्वास है कि हम लोगों ने जो इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, इस लड़ाइयों का ही फल है कि मजदूरों का हम पर विश्वास। अभी देखिए बरका गांव में एक एनटीपीसी की कोयला खदान है, पकड़ी बरवाडी में करीब 1400-1500 लोग काम करते होंगे। वो सारे के सारे ठेकेदारी के अंदर है। वो डरे हुए थे, हैं अभी डरे हुए भी, बहुत से उसमें दलाल बिचौलिए हैं। इसके बावजूद भी वहां के मजदूरों ने हमारे लोगों को बुलाया कि हमारी समस्या को सुनिए। वहां के मजदूर भी हमारी ओर आस लगाए हुए हैं और वो लोग बुला रहे हैं हमको। मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाने वाला हूं। पर उनकी मजदूरी अब देखिए, सरकार के साथ उनका एग्रीमेंट है। सरकार ने उनको कहा है कि ठेकेदार तभी लगा सकते हो, ठेकेदारी मजदूर का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब तुमको कोल इंडिया द्वारा निर्धारित एसपीसी की मजदूरी देनी होगी। परंतु किसी को 8,000 दे रहा है, किसी को 9,000 दे रहा है, किसी को 13,000 दे रहा है। यानी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का भी ठेकेदार खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उनको संगठित करें। संगठित हो जाएंगे तो उनको मजदूरी मिलेगी। कोलफील्ड क्षेत्र में ज्यादा बोला जा रहा है कि नेता से ज्यादा मिडिलमैन लोग काफी सक्रिय रहा है। अब चलिए, बेकारी दुनिया में बेकारी है, कुछ मिडिलमैन इसी में खा पी रहे हैं तो क्या कीजिएगा, छोड़िए। आगे क्या होने जा रहा है सर, ये बताइए। ट्रेड यूनियन कैसे अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा आगे, यह पॉलिटिकल सवाल है, राजनीतिक प्रश्न है। ट्रेड यूनियन का भी संबंध राजनीतिक से है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेड यूनियन को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी मालिक राजनीति करेगा।
सभी लोग राजनीति करेंगे और हम झाल बजाएंगे कि हमारे वोट से वो जीतेंगे, हमने जीते हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन को भी राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेना है और लेते नहीं है ट्रेड यूनियन। पूर्ण आजादी का नारा अगर किसने दिया तो ट्रेड यूनियन ने पहले दिया, या टीयूसी ने दिया झरिया में सेकेंड कॉन्फ्रेंस में, या टीयूसी के सेकेंड कॉन्फ्रेंस में। इसलिए ट्रेड यूनियन को भी राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा। और जब हम राजनीति में हिस्सा लेने की बात करते हैं, अभी जो सरकार की नीतियां हैं वो खुल्लम खुल्ला मालिक पक्षी है, कॉरपोरेट पक्षी है, मजदूर विरोधी है। और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को तभी हम सफल हो सकते हैं जब वर्तमान सरकार को हम हटाएंगे। फिर जो भी सरकार आएगी यदि वो मजदूर विरोधी काम करेगी, हम उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। मन तो यह सरकार खुल्लम खुल्ला घोर मजदूर विरोधी है। सिर्फ मजदूर विरोधी नहीं है, किसान विरोधी भी है, जन विरोधी है। और इस जन विरोधी सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। नहीं, देश की जनता के सामने, देश के किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है सरकार की नीतियां। और जब तक इस नीतियों में परिवर्तन नहीं होगी तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आगे का विचार सर फिर क्या चुनाव में आना? मुझे चुनाव में नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे चुनाव लड़ाना है। अभी आपने देखा कि कैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार जी अपनी पूरे बातों को बेबाक हमारे सामने रखे। इनके लिए वर्तमान देश की ओर से काफी धन्यवाद।